फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं, नाम संतोष कुमार सिंह है और वेस्टीज बिजनेस से पहले लगभग 10 साल बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब किया। उसके अलावा और कई सारे बिजनेसेस भी करे जहां पे मैं फेल हुआ और काफी घर का भी नुकसान हुआ। लेकिन वेस्टीज बिजनेस को जब आज से 2 से ढाई साल पहले जानने का मौका मिला तो ऐसे लगा हो जैसे इसी अपॉर्चुनिटी की मुझे तलाश थी और वो मुझे आज मिल गई। मैंने उसको ग्रैब किया और फ्रॉम डे वेरी फर्स्ट डे और आज तक मैंने इसको मतलब जैसे कहते हैं दिल लगा के अपना काम समझ के अपना बिजनेस समझ के मैंने किया। ये नहीं कभी समझा कि ये अपलाइन अपलाइन मुझे फोन करेंगे तो मैं आऊंगा, अपलाइन मुझे कुछ कहेंगे तो मैं करूंगा, राइट, वो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे तो मैं करूंगा। वेरी फर्स्ट डे से मैंने इस बिजनेस को तहे दिल से, जिसे कहते हैं अपना बिजनेस समझ के मैंने इसको किया और वेस्टीज में लेवल आज डायमंड डायरेक्टर का है। फॉरेन टूर अचीव कर चुका हूँ, कार फंड से कार ले चुका हूँ और ये सारी अपॉर्चुनिटीज आज आप लोगों के पास भी है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये अपॉर्चुनिटी आज आप सभी को मिलने जा रही है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग प्लीज 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 अपना आने वाला 1 घंटा हमारे साथ बने रहें और आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा जिन्होंने हिंदुस्तान के, मैं कहूं, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसी सिटी नहीं है जहां पे सर के बारे में जाना ना जाता हो। मैंने बताया आपको कि वो एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में यंग एज को प्रेरित करते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं जितनी तारीफ करूं, जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि एक एक वर्ड, उनकी वर्डिंग्स अगर आप अभी आपको सुनने को मौका मिलेगा, एक एक वर्डिंग से आप ऐसे प्रभावित होंगे, राइट। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स, तो जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन पा रहे हैं, आज यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आज सर को और जितने लोग आपके कांटेक्ट में आज अगर आपने उनको सुन लिया तो यंगस्टर्स के लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि शायद आज रात को आपको नींद नहीं आएगी, राइट। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हुई, राइट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहना है और इस 1 घंटे के सेशन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी सर के द्वारा, जो उन्होंने हिंदुस्तान के 360 डिग्री का परिवर्तन किया है, लाइक। और इन यंगस्टर्स के अपार्ट फ्रॉम द यंगस्टर्स, जो लोग और सीनियर हैं, जो किसी जॉब प्रोफेशन में हैं या किसी बिजनेस में हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है कि जब सर 25 साल की एज में 5 लाख रुपए महीना, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, अर्न कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो जो लोग यंगस्टर नहीं है या किसी जॉब में है या किसी बिजनेस में है, उनके लिए तो और बहुत बड़ी लर्निंग है कि शायद हम लोग अपनी जो मेहनत कर रहे हैं कहीं गलत प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो वेस्टीज वेस्टीज हमारे लिए और उनके लिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आज जानने का मौका मिलेगा। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 1 घंटे आपको हमारा साथ देना होगा। 1 घंटे तक दिल और दिमाग दोनों यहीं पे रखना होगा। प्लीज अपना डायरी पेन यहीं पे रखें। मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लेटे हैं तो उठ के बैठ जाइए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं होने जा रहा जहां पे आप मौज मस्ती ले सकें। प्लीज उठ के बैठिए चेयर पे, डायरी पेन तैयार कर लीजिए। जो भी सर बताएंगे उन सर की एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। और मैं एश्योरेंस दिला रहा हूं आप सभी को कि आज अगर आपने ढंग से सर को सुन लिया तो पूरी रात आज आप सोने वाले नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बुलाया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। अब मेरी फोटो भी ठीक आ रही होगी। और थैंक यू संतोष सर मुझे बुलाने के लिए। मैं अशोक सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने इस मीटिंग के लिए बुलाया और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपका। और मैं लाख तो कमा लोगे। राइट राइट राइट। सर गलत तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गड्ढे में गया 5 लाख, 1 लाख तो आ जाएगा। बिल्कुल। तो दैट इज अगर वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, जो तरीके में दौड़ेंगे तो 2 लाख तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आराम से आ जाएगा। आदमी फर्स्ट ना आए लेकिन फेल भी हो जाएगा तो 40 मार्क्स तो आएंगे। राइट राइट राइट। तो ये जो मैं बातें आपसे करने वाला हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और
मेरा सफर वेस्टेज में सर 4 साल का हो गया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, कितने लोग वेस्टेज में यहाँ पे ऐसे हैं जो सच में वेस्टेज में कामयाब होना चाहते हैं? अपना हैंड रेज करेंगे, कितने लोग यहाँ पे ऐसे? 44। जो सच में चाहते हैं वेस्टेज में कामयाब होना, कि सर हम चाहते हैं वेस्टेज में कामयाब होना। जी। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो वेस्टेज में महीने का कम से कम 2 से 5 लाख के बीच में कमाना चाहते हैं? मोस्टली सबों ने यहाँ पे अपना हैंड रेज करा है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपका उसमें हरने वाला हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेस्टेज में बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप वेस्टेज में बड़ा पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने वाला हूँ, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सर 2 मिनट रुकिए। जी, चलिए। सर मैं दिख रहा हूँ आपको? यस सर, यस सर, यस। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच संतोष जी। तो सर सफर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज तरुण कनौजिया, मेरा नाम तरुण कनौजिया है, और आप सभी का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस मीटिंग के लिए निकाला और मुझे सुनने के लिए आप लोग आए। ठीक है। तो सर मैं मेरा जो सफर है वो, मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, मेरठ का। और मेरठ आप जगह सुनी होगी, यूपी में एक जगह है मेरठ। और जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जो हमारा पारिवारिक स्थिति है, वो सब लोग हमारे परिवार में फौज में हुआ करते थे। फौजी थे हमारे फैमिली के सारे। मेरे दादाजी फौजी थे, मेरे पापा के जो नाना जी मेरे फौजी, सब लोग फौजी हुआ करते थे। तो पहले के जमाने में आप ये भी जानते, कम से कम 5-6 बच्चे हुआ करते थे पहले के जमाने में, 7-8 बच्चे एवरेज हुआ करते थे घरों के अंदर। तो पहले के जमाने में नालायक भी पैदा होते थे, किसी को पढ़ाई लिखाई करना पसंद भी नहीं होता था, और नौकरी पाने के लिए लोगों को ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, कम पैसों में भी नौकरी लोगों को मिल जाती थी। तो मेरे दादाजी के 7 बच्चे थे, उनकी सबकी जिम्मेदारी मेरे दादाजी के ऊपर थी। और जो भी उन्होंने पैसा कमाया तो अपने बच्चों की शादियों में उन्होंने लगाया। इन्वेस्टमेंट नाम पे हमारे पास कुछ नहीं बचा। और दिल्ली में मैं रहता हूँ, पंजाबी बाग में। दिल्ली में पहले मकान निकलते थे लक्की डो में, आपको पता होगा, लक्की डो खुलता था तो मकान खुल जाता था। तो वैसे मेरे दादाजी का मकान खुल गया दिल्ली के अंदर। हम लोग दिल्ली में आ गए। मेरे ताऊ जी पहले दिल्ली आए, फिर हम लोग दिल्ली में आए, मेरे फादर दिल्ली आ गए, और उनके छोटे भाई भी दिल्ली आ गए। और जिस घर में आज मैं रहता हूँ, ये पुश्तैनी घर है हमारा। हमारा खुद का घर नहीं है, पुश्तैनी दादी का घर है। और जॉइंट फैमिली हम लोग रहते हैं। 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस तरीके से हम लोग रहते हैं। और मेरे फादर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम ये समझ लीजिएगा अनपढ़ ही थे मेरे फादर। और समझ दुनियादारी की इनको बिल्कुल समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, बड़ा पैसा कैसे आता है इसकी कोई इच्छा उनकी नहीं थी। और एक बहुत ही गरीबी में, बहुत ही दुख के साथ हमने जिंदगी निकाली है। और मेरे फादर 2100-2200 रुपए कमाते थे महीने का, जब उनकी जॉब लगी थी। 1990s की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 1990 की बात कर रहा हूँ, जब उनकी दिल्ली में जॉब लगी थी। तो उस टाइम पे कुछ 1500-2000 रुपए के बीच में पैसा कमाया करते थे, तो बड़ा दिक्कत होता था उस टाइम पे गुजारा करना। और उनका मालिक बड़ा, मतलब क्या बोलूं मैं, बड़ा तेज मालिक था, बड़ा कमीना मालिक था, और बहुत कम पैसे उनके बढ़ाता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक उनको बहुत मेहनत करवाता था वो उनका मालिक। और आपको पता होगा, जब गरीब आदमी पे गुस्सा कोई मालिक उनका निकालता है ना, तो गरीब आदमी वापस गुस्सा उसके मालिक पे नहीं निकालता, वो गुस्सा निकालता है अपने परिवार पे। तो घर में जो भी लड़ाई होती थी वो मालिक के गुस्से के कारण होती थी। मालिक उनसे बहुत काम करवाता था, तो मालिक पे तो गुस्सा निकलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा, मुझ पे, मेरी मदर पे, इन सब पे गुस्सा निकलता था उनका। वो भी गलत नहीं थे, वो बिल्कुल वो ठीक थे, क्योंकि हम गुस्सा उन पे निकालते हैं जिन पे हमका जोर चलता है। पुलिस वाले ने आपको थप्पड़ मारा, वापस पुलिस वालों को नहीं मारोगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आप किसको मारोगे? जिस पे आपके चलता है। आप छोटे भाई को घर में, अपनी वाइफ को, किसी को मार दोगे, वहां चलती है आपकी। तो ये सब चीजें थी, घर में बहुत तकलीफें थी। मुझे अभी भी दिन याद है, बहुत ही। घर में कोई भी चीज मुझे अच्छी लगती थी, जो मैं चाहता था लेना, कि वो नहीं ले पाता था, पैसों की दिक्कत आती थी। और घर में किसी की जब शादी आती थी तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता था। बहुत तकलीफों के बाद, बहुत दुख, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं दोपहर के स्कूल में पढ़ा था। पटरी वाला स्कूल, आप समझते हो, लाल बिल्डिंग स्कूल, झोपड़पट्टी वाला स्कूल होता है, वहां पे मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। और 5वीं क्लास तक वहां पढ़ा मैं। 6ठी क्लास में मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। लाल बिल्डिंग नाम है उसका, सर्वोदय बाल विद्यालय कहते हैं इसको। और दोपहर का स्कूल था, इवनिंग का 1 बजे मैं जाता था, शाम को 6:30 बजे मैं स्कूल से आता था। तो वो मेरा स्कूल की जर्नी थी, जो मैंने उसमें अपना पढ़ाई करी। और मैंने 10 साल की एज में अखबार डालना शुरू करा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर में पैसों की दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो मैंने 10 साल की एज में अखबार डालना शुरू करा, और सबको बताना शुरू करा। मतलब 500-600 मेरी इनकम अखबार के काम में हुआ करती थी।
और जब मैं अखबार का काम करता था तो 500-600 रुपये इनकम होती थी, उससे मैं अपने खर्चे निकालता था, अपनी फैमिली में सपोर्ट करता था। मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो मैं अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर पा रहा हूँ। ये दुःख भरी कहानी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत तकलीफों में अपनी ज़िंदगी बिताई। और बचपन से एक आँख थी मेरे अंदर, मतलब ये समझ लीजिए कि आँख थी मेरे अंदर कि मुझे लाइफ में कामयाब बनना है। हमारे घर में पैसों से बहुत लड़ाइयाँ होती थी, मैंने बहुत देखा लड़ाइयाँ। तो वो लड़ाइयों का जो जड़ थी वो थी पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना, आपकी ज़िंदगी में अभी आप आँखें खोल के देखोगे ना, जो 90% दिक्कत है, उसका मेन कारण कहीं न कहीं पैसा ही होगा। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आप आँखें खोल के देखिएगा। 90% रीज़न आपकी मेन प्रॉब्लम का पैसा ही है। और जब मैंने वेस्टर्न में मैं आया, मैंने सपना लिया कि मुझे लाइफ में बहुत कामयाब आदमी बनना है, तो हमारे परिवार में सबको, अब जब आपको कामयाब बनना है तो आप क्या करोगे? अपने परिवार के सीनियर से पूछोगे कि आपको क्या करना है? तो मैं गया अपने भैया के पास, मैंने कहा भैया क्या करना पड़ेगा? उन्होंने पढ़ाई अच्छी कर ली, पढ़ाई अच्छी कर ली तो जॉब लग जाएगी। मेरे परिवार में सब लोग जॉब ही किया, बिजनेस मेरे परिवार में किसने नहीं करा आज तक। सब जॉब करने वाले, सारे जॉब करने वाले। और जिसने बिजनेस किया वो फेल हुआ है, क्योंकि उसका फादर भी जॉब ही करते थे, उसको एक्सपीरियंस नहीं है परिवार के अंदर जॉब का या बिजनेस का, सॉरी। तो जब मैं भैया के पास गया, भैया ने कहा भैया ऐसा है, आप पढ़ाई अच्छी करो, सभी लोग यही बोलते हैं, पढ़ाई अच्छी करो, अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं कहा मेरे सपने में ड्रीम बन गया, मैं जॉब करूंगा, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, जिसमें कंपनी लेने आएगी, मेरे घर पे गाड़ी आएगी, मेरे को गाड़ी मेरे को छोड़ेगी, मुझे खुद का बंगला मिलेगा। और मैंने गलती से जन्नत मूवी देख ली थी, उसमें सालों को जॉब मिल जाती है तो खुद का बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, जॉब ऐसी होती होगी जिसमें बंगला गाड़ी सब मिलता है। तो इस तरह का सपना मैंने देखा, मैंने पढ़ाई अच्छी करना शुरू करा और मेरा खालसा कॉलेज में एडमिशन हुआ, दिल्ली में नॉर्थ कैंपस एम के पास जो कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन हो गया। और मैंने 1 साल पढ़ाई करी। मैं आपको सच बताऊं तो मैं हिंदी मीडियम से था, बहुत से मेरे भाई यहाँ पे हिंदी मीडियम से हो गए। और इंग्लिश मुझे आज भी बहुत मेरी टेढ़ी खीर है इंग्लिश। और जब मैं खालसा कॉलेज में गया था तो वहां सब बच्चे इंग्लिश में बातें कर रहे थे, मेरी हवा निकल गई थी। मैंने कहा ऐसा है, ऐसे निकल लो। होता क्या है, जब आपको इंग्लिश नहीं आती है ना और 4-5 लोग आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, आपकी बैंड बज जाती है, आपको लगता है कि निकल लो, मुझे सांस नहीं आ रही है, कंफर्ट महसूस नहीं होता आदमी को वहां पर। जब मैं पहली पहली बार ऐसा गया था तो मेरे को लगा कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा। लेकिन मैं गरीब आदमी की कुछ खासियतें आपको बताता हुआ चलूंगा, जो गरीब आदमी में सिम्टम पाए जाते हैं। गरीब आदमी की सबसे पहली खासियत ये होती है कि जहां भी गरीब आदमी जाता है, अपने ऐसे गरीबों को ढूंढ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ये चुंबक होती है इसके अंदर। मैंने अपने ऐसे गरीबों को ढूंढा जिनकी शक्ल मेरी तरह थी और जो इंग्लिश नहीं जानते थे और जो बस में आते थे। उस टाइम बस चलती थी, बस पास बनता था मेरा, तो मैंने उनको ढूंढा और हम लोग साथ मिलके रहते थे। एक बात का ध्यान रखना, मैं पते की बात आपको बताता हूँ, मेरे सीनियर ने मुझे सिखाई थी कि भैया जिंदगी में जिसकी इनकम 25,000 रुपए ना, वो 25,000 वालों के साथ कंफर्ट महसूस करता है। और लाइफ में कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा अपने टॉप के लोगों के साथ कंफर्ट महसूस करना शुरू करें। अगर आपको लखपति बनना तो एक काम जरूर कर लो आज ही, अपनी संगत बदल दो। यानी कि लाख रुपए लोग कमा रहे हैं ना, उनके बीच में रहना शुरू कर दो। और जब आप उनके बीच में रहना शुरू कर दोगे और 25 वालों को छोड़ दोगे तो 25 वाले ऑटोमेटिकली आप पे लात मारेंगे, साला पागल हो गया है। बात पागल होने के लिए नहीं है, उनको समझ नहीं आ रहा है ये हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अपने घर में ऑल्टो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे घर में ऑडी आ गई, सबसे ज्यादा आग लगेगी लोगों को। ये दुनिया का नेचर है, इसको समझ लो आप मेरी बात को। कोई नहीं चाहता कि ये बंदा आगे बढ़े। एक बंदा अगर आगे बढ़ने की बात करे उसको पागल, दुश्मन सब कहना शुरू कर देते हैं। और पत्थर आदमी उसी पे पेड़ पे मारता है, इसमें फल निकलने वाला। सूखे पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता। और जब मैं कॉलेज में गया और मैंने उन लोगों के साथ रहना शुरू करा जो मेरे तरह दिखते थे, तो मैंने काम करना शुरू करा। मुझे सच्चाई समझ में ये आई, जो लोग कॉलेज से सीनियर थे, जो मेरे कॉलेज से पास होकर निकले थे, वो आज सारे के सारे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, इस सब की तैयारी कर रहे थे। और किसी की भी जॉब नहीं लगी थी। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप कभी देखना, कॉलेज करने के बाद बच्चा जॉब अगर उसकी लगती नहीं ढंग की, तो वो एसएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर दे। 3 साल 4 साल फिर लगाया था अपने साल। तो मैंने सोचा कि मैं वैसे इतनी पुअर फैमिली से आता हूँ, अगर मुझे फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी तो मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा इनके लिए। और जॉब अगर लगनी है तो 15-20 हजार रुपए की जॉब लगेगी। 16 साल हम लोग पढ़ाई करते हैं तो जाके 15-20 हजार रुपए की जॉब लगती है। आज तो वो भी नहीं लग रही, जो हालात चल रहे हैं उसमें वो भी जॉब नहीं लगने वाली है आपकी। ये बात मुझे समझ में आई कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसी टाइम मेरा नेटवर्क मार्केटिंग, जिस बिजनेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जिसमें हम लोग आज काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं इसको, इससे मेरा बिजनेस से रूबरू हुआ। मुझे जानने का मौका मिला इस बिजनेस के बारे में कि दो लगाओ, ये सब चीजें मुझे बड़ी नफरत थी। हमारे खानदान में सिखाया गया था कि जिंदगी में झाड़ू मारने, लेकिन ये काम मत करना जोड़ने तोड़ने वाला।
और ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ काम करने को नहीं होता। इस तरह की सोच लोगों की थी हमारे बिजनेस को लेकर। ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की सोच ऐसी होती है मार्केट में, आपने देखा होगा। तो मेरे मन में यही था कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन लालच और आगे बढ़ने की चाहत मुझे इस बिजनेस में लेके आई, और मैंने इस बिजनेस को ट्राई करने के लिए किया कि ट्राई करके देखते होता क्या है। कि सच में लोग कामयाब बनते भी है, लोग झूठ बोलते हैं। तो लगभग 1-2 साल मैंने उस कंपनी में काम करा, ना करने के बराबर ही था। मैंने उसमें कुछ ज्यादा काम नहीं करा, नॉलेज ली, लोगों से बात करना सीखा। और जब आप 2 से 3 साल किसी कंपनी में दे देते हो और आपको तरक्की नहीं मिलती, तो फिर आप उस कंपनी को छोड़ देते हो। तो मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। मैं कहा दोबारा मैं जिंदगी में सारे काम कर लूंगा, लेकिन जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा। इस काम ने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ का खराब होगी बहुत ज्यादा। और फाइनली मेरा नाउ फ्रूट कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा उसमें जॉब का सिलेक्शन हो गया। उत्तम नगर में मैं जॉब करने जाता था नाउ फ्रूट कंपनी में, जब मेरी 22 साल की उम्र थी, जब मैंने जॉब करना शुरू कर दी। लगभग 3 साढ़े 3 साल मैंने उस कंपनी में काम करा। मेरी हाईएस्ट चली 18,000 पे थी। और 18,000 पे बहुत बढ़िया इनकम होती है। जो आदमी 18,000 पे कमाता है उसके चलने ढलने के चाल ही अलग होते हैं। चौड़ा होके मैं चलता था, मोमोज शाम को खाता था डेली के। मैं अपने आप को राजा समझता था बहुत ज्यादा। और जब शाम को मैं घर में आता था तो सब लेडीज के चैनल नाटक में देखता था और रात को आराम से सोता था। सुबह फिर जॉब पे निकल जाता था। पीराकड़ी से मैं बस पकड़ता था 883 नंबर की, उत्तम नगर वाली, सीधा वहां पहुंचाती थी मुझे। इस तरह की मेरी लाइफ थी। फिर मेरी लाइफ में मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला। मेरा एक दोस्त था, उनका नाम विनय है, उन्होंने मुझे वेस्टीज बताया। जब मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला तो मैंने बिल्कुल भी सीरियसली वेस्टीज को नहीं लिया। और मैंने उनको ये बोला, देख विनय, मत कर अपनी लाइफ खराब भाई, मत कर इस काम में, मत कर फालतू का काम में, तेल साबुन पत्ती दुनिया भर के बवाल। हम क्या पढ़ाई, हमने इतनी सारी अच्छी पढ़ाई इस काम के लिए की है कि साबुन तेल पत्ती बेचेंगे हम लोग? इस तरीके से मैंने उसको नेगेटिव करा कि मैं चाहता था कि ना मैं इस बिजनेस को करूंगा ना इसको करने दूंगा। ये सोच थी मेरी। और जब मैंने बिजनेस करना शुरू करा, जब मैंने काम करना शुरू करा और मैंने जब लोगों को बताना शुरू करा इस बिजनेस के बारे में, और जब मैं आया, उसने मुझे विनय विनय ने मुझे बिजनेस का बताया, मैंने सुनने से एकदम मना कर दिया। मुझे याद है, अभी वो दिन याद है, जब आपका डाउनलाइन, आपका बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस को लेकर कन्वेंस नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आप अपने अपलाइन से उसको मिलवाते हैं। और विनय ने अपने अपलाइन को बुला लिया और अपने अपलाइन से मेरा फॉलोअप करवाया। जब मेरा फॉलोअप वो करने के लिए बैठे थे तो मुझे पंडित जी के पार्टी पे बुलाया और मुझे बोला कि सर आप एक बार सुन लो इनकी बात को, क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा सुन लेते, कोई बड़ी बात है क्या। तो पांचों प्लान गोल चक्कर लगा के बैठ गए मेरे आजू बाजू और मैं बीच में बैठ गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सर क्या खाओगे। मैं कहा पनीर का पराठा महंगे वाला जो आता ना सिर्फ का, वो लेके आओ, क्योंकि मेरे को पता है आज बकरा कटने वाला है। और मैंने कहा पेप्सी की बोतल साथ लेके आना, क्योंकि पैसे मैं नहीं दूंगा आज। तो वो पनीर का पराठा लिया है और पेप्सी की बोतल भी आ गई। तो फिर उन लोगों ने वेस्टिज नाम का अपना टैप रिकॉर्डर चालू करा। और जब वेस्टिज का टैप रिकॉर्डर चालू हुआ तो मैंने अपना पूरा फोकस उनकी बातों पे नहीं, पनीर पे डाला, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो मैं पनीर का पराठा खाता गया, वो बोलते गए 1 घंटा हो गया इस बात को बोलने पे। 1 घंटे के बाद किसी ने उनका आके स्विच बंद करा तो जाके वो चुप हुए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहोगे, हमने तो आपको सब बता दिया। मैं कहा मैं पराठा तो खत्म कर लूं पहले। तो जब मैंने पराठा पूरा खाया और जब मैं फाइनली ठीक हो गया तो मैंने बोलना शुरू करा और मैंने आधा घंटा उनको बोला। और आधा घंटा बोलने के बाद उनको मैंने इतना नेगेटिव करा कि उन सब लोगों ने लगभग लगभग वेस्टिज उसी वक्त छोड़ दिया था कि अब हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन साबुन तेल पत्ती वाला काम नहीं करेंगे। इतना ज्यादा मैंने उनको नेगेटिव किया था। और जब नेगेटिव किया तो मेरे अपलाइन ने मुझे देखा, विनय ने, कि भाई तू यहाँ पे उल्टा पासा हो गया। लाया था पॉजिटिव करने, हो गया, कर दिया इसने सबको नेगेटिव। और फाइनली फिर मैंने वेस्टिज को मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा इस बिजनेस को। और मैं कहा विनय चल भाई, आपको नहीं करना है काम। उसके अगले से 2 दिन के बाद मैंने वेस्टिज में अपना फॉर्म भर लिया। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि वेस्टिज मैंने क्यों करा। होता क्या है कि जब हम किसी के पास जाते हैं वेस्टिज को बताने के लिए, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सीधा वेस्टिज की बातें करना शुरू कर देते हैं। वेस्टिज ये है, ये प्रोडक्ट है, फला ढिमका है, ये नोनी है, ये इसका है, उसका है, ये सब बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले की जरूरत है भी या नहीं। जब विनय ने मुझे वेस्टिज बताया था, उसने ये तक नहीं पूछा कि भाई तेरे घर की तेरी नीड क्या है, तेरे क्या सपने हैं, तेरी क्या उम्मीदें हैं, तेरा क्या फ्यूचर प्लानिंग है। सीधा मुझे वेस्टिज बता दिया। और आदमी फिर आखिर में आपको ये बोलेगा कि ऐसा है, सोच के बताऊंगा, क्योंकि आपने उसको सोचने का टाइम ही नहीं दिया।
जब भी आप गांठ मान लो इस बात को, जब भी आप किसी के पास वेस्टेज बताने जाओ ना, सीधा वेस्टेज की बात कभी नहीं करते। सबसे पहले उससे रिश्ता बनाते हैं और वजह निकालते हैं कि उसको लाइफ में उसके सपने क्या है जो वो अचीव करना चाहता है। इतना नेगेटिव होने के बावजूद मैंने आज वेस्टेज क्यों कर लिया और मैं इतना कामयाब क्यों बना, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये घर दिख रहा है आपको, हमारा दिख रहा हो आपको, हमारा घर ध्यान से देख लेना। ये घर मेरे दादाजी का है और दादाजी ने घर बनाया अपने बच्चों के लिए। जितने लोग यहाँ बैठे ना, कितने लोग मीटिंग के अंदर, अभी हमारे पास 184 लोग हो गए मीटिंग में। ध्यान से कान खोल के सुनना आपको ये बात। ये घर जिस घर में आज मैं रहता हूँ, ये मेरे दादाजी का घर है और ये घर है पश्चिमपुरी पॉकेट 3, कभी आना करब रोड के पास, पंजाब बाग के पास पड़ता है। ये इस घर की कीमत है आज 1.5 करोड़ रुपए, जिसमें मैं रहता हूँ। घर बनाया दादा ने अपने बच्चों के लिए। 3 फ्लोर का घर है, 1 2 3 फ्लोर है यहाँ पर। नीचे रहते हैं मेरे चाचा, उसके बाद बड़े चाचा, फिर हम लोग रहते हैं। मैं 3rd फ्लोर पे बैठा हूँ, अभी 2nd फ्लोर पे, सॉरी। अब प्रॉब्लम क्या है, घर बना बच्चों के लिए। अब बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, नीचे वाले के 2 बच्चे, ऊपर वाले के 3 बच्चे, हम भी 2 हैं। अभी 3 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी और जब बहन की शादी करी, जिया जी की पूरी सीआईडी कर दी हमने कि जिया जी करते क्या है, क्या बैकग्राउंड है, अपना घर है, किराए पे रहते हैं, नौकरी कहाँ करते हैं, ऐप तो नहीं करते, ड्रिंक तो नहीं करते, नेचर कैसा है। यहां तक कि गली वालों से हमने पूछा कि ये बंदा कैसा, करते हैं नहीं करते, करते हैं। क्योंकि अपनी बहन की शादी कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हम सभी करते हैं ऐसी पूरी रिसर्च। और रिसर्च करने के बाद जब हमको पता चला कि मेरे जिया जी के दिल्ली में 2 मकान है, जनकपुरी में, वहां पर अब बहुत बढ़िया इंसान है, अकाउंटेंट है, अच्छी खासी इनकम है, तो हमने अपनी बहन का रिश्ता उनके साथ किया। थोपड़ा देख के शादी कोई नहीं करता, ध्यान रखना मेरी बात को। और जब किया उनसे रिश्ता, तो आज मेरी बहन बहुत खुश है और बहुत सुखी है मेरी बहन आज। ईमानदारी से आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बहन, अगर उनका अपना घर ना होता, रेंट का होते, तो क्या हम उनसे शादी करते? नहीं करते सर, नहीं करते कभी भी। जिसकी सरकारी नौकरी नहीं होती ना, वो बंदा चाहता कि मेरी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले से हो। ध्यान रखना मेरी बात को। और कभी खोलना फेसबुक को, यूट्यूब को, सरकारी नौकरी के फायदे डालना यूट्यूब पे, काले कलूटों की शादी हो रही है हीरोइनों से, और नीचे लिखा होता है सरकारी नौकरी के फायदे। आया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जब मैं 18,000 रुपए की नौकरी करता था और जब विनय मेरे पास आया, उसने मुझसे बेस्ट चीज की बात नहीं करी। उसने मुझसे पूछा, भाई तेरी आगे की प्लानिंग क्या है, शादी वादी कब करेगा? मैं कहा भाई करनी है, 20 26 27 साल 28 साल का होऊंगा तो शादी करूंगा पक्का। तो भाई फिर क्या करेगा, शादी इसी घर में रहेगा, कोई और घर लेगा? अरे आप तो बेहतर जानते हो ना अपने दोस्त के बारे में, उसके जूते में अपना पैर डालो, समझो उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा भाई अपना घर लूंगा, क्यों नहीं लूंगा अपना घर? तो क्या उन्होंने पूछा कहाँ लेगा? मैं कहा दिल्ली में लूंगा। भाई दिल्ली में तो लूंगा घर, दिल्ली में रहता हूँ तो उसने पूछा कितने बीएचके घर लेगा, 2 BHK 3 BHK कहाँ लेगा? मैं कहा कम से कम 3 BHK लूंगा भाई, जिसमें 2 रूम और हॉल हो, बंदे 4 आए तो अच्छा भी लगे। तो उसने पूछा कहाँ लेगा? मैं कहा ले लूंगा साउथ में, नॉर्थ में, यहाँ पर लोहिनी के पास पास ले लूंगा कहीं। तो उसने मुझे एक सवाल करा, बेटा रोहिणी में 3 BHK कितने का आता है? मैंने कहा कितने का आता है? कहता है 1 करोड़ रुपए का। जितने लोग यहाँ पे 198 लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे ईमानदारी से जवाब देना। दिल्ली में अच्छा मकान लेने अगर बंदा गया तो कितने तक का आएगा मिनिमम, बढ़िया मकान अच्छे एरिया में, ना करते हुए 1 करोड़ रुपए का? पता कर लेना आप। और कितने लोगों को जानते हो अपने दम पे दीवार नहीं बना सकते, आज भी पुश्तैनी घर में रहते हैं ये, इनके बस की नहीं है दीवार बनाना। और मैं भी उन्हीं में से आता हूँ साहब, मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। तो जब उसने मुझसे पूछा कि 1 करोड़ का मकान तू कैसे लेगा, मैंने कहा यार 1 करोड़ का मकान लूंगा तो 30 लाख रुपए तो जमा करूंगा, 70 लाख का लोन करवाऊंगा। 70 लाख का लोन। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुन लेना ध्यान से, जब भी आप लोन करवाने के लिए बैंक के पास जाते हो ना, तो बैंक आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करता है कि आप सालाना कितना कमाते हो। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? हाँ है ना? उसके हिसाब से बैंक आपको लोन देता है कि भैया इसको लोन दे लायक है भी या नहीं।
और मैं सालाना कमाता था 2 लाख रुपए, और कम से कम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लोन लेने के लिए आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। मुझ पर विश्वास मत करो, जाके बैंक वाले से पूछ के आओ। और यहाँ 50 लाख का अगर आपको लोन लेना तो कम से कम आपकी इनकम, साल की इनकम आपकी कम से कम 15 लाख रुपए होनी चाहिए, महीने की इनकम 1 लाख रुपए। और गलती से अगर आपको लोन मिल गया ना 50 लाख का, तो 50,000 रुपए तो किस्त बनेगा, वो 15 साल की किस्त बनेगी 50,000 रुपए महीने की, और देना भी 15 साल तक किस्त 50,000 रुपए महीना। जो 1,000 रुपए किस्त देगा बिना में घर चलाएगा अपना। अब क्या मैं कोई बंगले की डिमांड कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं मात्र डिमांड कर रहा हूं एक छोटे से घर की। बताओ, सुबह शाम भागते गधे की तरह काम करते, एक घर नहीं बना पाए अपन, एक घर नहीं बना पाए। और फिर मुझसे पूछा काम कर सैलरी तेरे 18,000 रुपए ना? मैं कहा हाँ। 400 नौकरी में हो गया? मैं कहा हाँ। जब लग रहा कितने की इनकम दिख रहा है? 12,000 रुपए की। आप कितनी? 18। अरे 5 साल के बाद मेरी इनकम 25 हो जाएगी मेरे भाई। और शुक्र शुक्र मानो, शुक्र मानो कि मैं वेस्टीज में हूं। अगर मैं वेस्टीज में ना होता तो आज मैं घर में बैठा होता और नौकरी चाहिए गई होती मेरी। उसने मुझे बोला एक काम कर, अपने फादर को कॉल लगा और उनको बोल कि जिंदगी में सारे काम कर लूंगा लेकिन आपको लेकर मकान नहीं ले पाऊंगा मैं कहा बात तो भाई पति की कह रहा है, क्या करना पड़ेगा बता यार, मकान लेना है। सुबह शाम में 9 बजे 7 बजे घर से निकलता था मैं नौकरी के लिए, 8 बजे मैं बस पकड़ता, 9 बजे ऑफिस पहुंचता था, रात को 9:30 धक्के खा के मैं आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी मकान नहीं आया। और जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है तो मैंने उसको बोला कि क्या वेस्टिज से मकान आ सकता है? उन्होंने कहा कि अगर तूने वेस्टिज ढंग से कर लिया ना भाई, और 3 से 4 साल अगर तूने वेस्टिज में दे दिया, तू लिख के ले, तेरा दिल्ली में मकान आके रहेगा, मेरा वादा है तुझसे। और वेस्टिज में मिलता है हाउस फंड, जान के देखना, मीटिंग में फाइल खोलना, उसमें होता हाउस फंड। एक बार क्वालिफाई करने के बाद जिंदगी में मिलता है हाउस फंड, पता होगा आपको। और 1 लाख रुपए हो गए आज। यानी कि कल को मैं मकान ले लूंगा, जो किस्तें बनेगी वो वेस्टिज देगी, मैं नहीं दूंगा। और मैंने कहा अगर ऐसा वेस्टिज में मकान आ सकता तो मैं पक्का लूंगा भाई मकान। वो अपने मकान को अचीव करने के लिए मैंने वेस्टिज शुरू करा। 5-10 हजार 20 हजार नहीं करा। जो लोग वेस्टिज में आते ना, 5,000 रुपए कमा लूं, 10,000 रुपए कमा लूं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वेस्टिज आप कर रहे हो ना, तो आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपके इरादे बड़े होने चाहिए कि 3 साल के बाद मैं कैसी लाइफ दूंगा। आपको आज पता होना चाहिए, तभी आपको वेस्टिज समझ में आएगा। और फिर मैंने वेस्टिज को ज्वाइन करा। उसके बाद दुनिया ने ना करा, पब्लिक ने ना करा, मैं सबसे एक ही सवाल ठोकता था ज्ञानी लोगों से। मैंने मौसा आ गया एक दिन घर पे, और मुझे आके बोलते हैं क्या करता तू आजकल काम, ये साबुन तेल पत्ती बकवास क्या कर रहा है ये? मैं कहा मैं वेस्टिज कर रहा हूँ। अरे क्या होगा इस कंपनियों में? कुछ नहीं होता है सब कंपनियों में, बेकार की बातें सारी। मैंने बोला मौसा ऐसा है, मैं आज ही वेस्टिज छोड़ रहा हूँ। लो, आपको भी ये बोलना है, मैं आज ही वेस्टिज छोड़ रहा हूँ, इसी वक्त छोड़ देता हूँ वेस्टिज। आप बताओ, मुझे दिल्ली में 3 साल में 1 करोड़ का मकान लेना है, आपके पास कोई रास्ता है जहां पे मैं 3 साल में 1 करोड़ का मकान ले लूं? भाई साहब, मूसा की चोंच बंद होगी थी, चोंच बंद होगी थी मूसा की। खुद तो कुछ करना नहीं और दूसरों करने भी नहीं देना। उसके बाद से मूसा कुछ नहीं बोला इंदा से। और मैंने लगातार काम करना शुरू किया। जब भी आपको कोई नेगेटिव करता है ना, आप उसको यही जवाब दिया करो कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ आपके पास रास्ता है क्या 1 लाख महीना कमाने का? मैं उसको चल लूंगा, तुम बता दो चलो। कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। और जब लगातार मैंने काम करा तो मैंने वेस्टिज में चेक आया पहले महीने का 122 रुपए का, 122 का चेक आया मेरे पहले महीने का, जब मैंने वेस्टिज शुरू करा। और ध्यान रखना, आपका वेस्टिज में पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, क्यों कर रहे हैं आप वेस्टिज। 99% लोग जो वेस्टिज में आज फेल है ना, जानते हैं उनका फेल होने का कारण क्या है? उनका फेल होने का कारण ये नहीं है कि उनको वेस्टिज करना नहीं आता, उनका फेल होने का कारण यही है कि उनको ये नहीं पता वेस्टिज करना क्यों है। यहाँ पे लगभग 213 लोग हो गए, मैं गारंटी देता हूं आपको। इन सब लोगों से सवाल पूछो कि वेस्टिज क्यों कर रहे हो, और फिर गिनती गाओ, 1 2 3 4 5। अगर 5 गिनती के अंदर इन लोगों ने जवाब नहीं दिया
तो समझ लो कि जब 10 लोग इनको मना करेंगे ना तो ये घर में घुसेंगे फिर, क्योंकि आपके पास वजह नहीं है वेस्टेज करने की। किसी दोस्त ने, पता लोगों की वजह क्या है वेस्टेज करने की, मैं दोस्त कर रहा इसलिए वेस्टेज कर रहा हूं मैं, ये वजह है लोगों की वेस्टेज करने की। अभी तक आपने अपनी वजह नहीं खोजी मेरे भाई, समझो मेरी बात को प्लीज। सबसे पहले अपनी वजह निकालो कि साला मैं वेस्टेज कर क्यों रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कोई आपसे पूछे तो आप उसको वजह बता सको कि भैया मैं वेस्टेज इसलिए कर रहा हूं, पिछले 3 साल से बोल रहा हूं मैं। यूट्यूब पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर चेक लिखो तरुण क्लोजा, सब कुछ आ जाएगा। शुरुआत की सारी वीडियो मेरी है, और आज की वीडियो में मैं हमेशा अपनी मीटिंग में की बात बोलता था जब मेरा चेक 12,000 रुपए का था कि भाई मैं मकान लेने के लिए वेस्टेज कर रहा हूँ और मुझे मकान लेके जाना वेस्टेज के अंदर, अपना मकान लेके रहूंगा वेस्टेज से, और मैं हमेशा ये बात बोलता था। तो हमेशा आपका पर्पस बढ़िया होना चाहिए। क्यों कर रहे हो आप वेस्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। और पर्पस आपकी क्या मदद करता है, जब 10 लोग आपको मना करते हैं ना, वो आपको वापस खड़े होने में आपकी मदद करता है पर्पस, वो आपको वापस चार्ज करता है, वापस खड़ा करता है आपको पर्पस, ये होता है पर्पस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्पस जब मेरा आगे क्लियर हो तो 10,000 रुपए का चेक आया, 15,000 रुपए का चेक आया, 40 का आया, 50 का आया, 1 लाख का चेक आया, फिर 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का, 4 मतलब 4 लाख का। जो वेस्टिज में मेरा हाईएस्ट चेक है 4 सालों में, मेरा हाईएस्ट चेक आया है मात्र 4 सालों के अंदर, वो है 5,05,000 रुपए का। क्राउन डायरेक्टर पोस्ट है मेरी आज वेस्टिज के अंदर, जिसमें मैंने ये चेक कमाया है। वेस्टिज से मैंने गाड़ी ली, 12 लाख रुपए की कार है मेरे पास, होंडा ब्रेजा, जिसको मैं आज ड्राइव करता हूँ वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से। लगभग 4 बारी मैं वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से फॉरेन जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, सिंगापुर हो गया और बैंकॉक हो गया और ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारी कंट्रीज में घूम चुका हूँ। पूरी इंडिया मुझे जानता है। मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है सर, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां मैं ना गया हूँ। लगभग इंडिया में 28 स्टेट है तो 25 स्टेट में तो मैं जा चुका हूँ। मैं, मेरे जिंदगी में सबसे बढ़िया ड्रीम था मैं प्लेन में बैठना। बचपन में प्लेन को ऐसे करते थे भैया, वाह वाह, छत पे भागते थे हम लोग। तो वैसे से मुझे प्लेन में बैठा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी बात अगर आप लोग छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है प्लेन में बैठा। और ऐसी लाइफ आ गई थी वेस्टिज के कारण कि महीने में अगर 30 दिन होते तो 15 दिन तो मैं प्लेन में होता था, ऐसी जिंदगी हो गई थी वेस्टिज से। ये सब लाइफ हमने जी। लगभग 85 से 90 लाख रुपए मैंने वेस्टिज से अभी तक कमाया। और सबसे खुशी की बात बताता हूँ आपको, लॉकडाउन के बाद 2 से 3 महीने के अंदर, मैं लॉकडाउन से पहले कर रहा था, 2 से 3 महीने के अंदर मैं रोहिणी में अपने खुद के दम का मकान लेने वाला हूँ वेस्टिज किंग का। सब कुछ सेट है, सब कुछ हो चुका है, मैं खुद के दम पे अपना मकान लेने वाला हूँ वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से, अपने खुद के दम पे, मात्र 3 से 4 सालों में। वेस्टिज की इनकम से इन 3 से 4 सालों में अपनी गाड़ी भी लूंगा। अगली गाड़ी मेरी मर्सिडीज बेंज से 45 लाख रुपए की कार में लेने वाला हूँ वेस्टिज की इनकम से। लॉकडाउन ना होता, सब चीजें ठीक होती तो मैं बहुत अभी तक मेरे पास गाड़ी आ जाती। ये सब चीजें मैं पूरा करता है वेस्टिज के प्लेटफॉर्म से। तो ये सब चीजें मुझे किसने पूरी करवाई, मेरे पर्पस ने, मेरी वजह ने। वजह क्या है, वजह आपकी मदद करती है हमेशा खड़े रहने में, वजह आपको आलसी होने से बचाती है, वजह आपको सुबह जल्दी उठाती है, वजह आपसे मीटिंग करवाती है। आपके वजह होती है जो आपको आगे से, गाड़ी में पेट्रोल ना हो ना, कितनी भी हाथ पर मार लो गाड़ी चढ़ेगी नहीं। बॉडी में खून ना हो ना, बॉडी बॉडी काम नहीं करेगी। और ट्रेन में अगर बिजली ना हो ना, एक ट्रेन में पेट्रोल ना हो तो ट्रेन चलने वाला नहीं है। प्लेन में अगर डीजल ना हो ना, जो भी है पेट्रोल प्लेन का, वो चलने वाला नहीं हो। तो बॉडी, अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, वजह नहीं है, आप चलने वाले नहीं हो सर। एक भैया लिफ्ट में खड़े हुए हैं, लिफ्ट में सुन रहे हैं मेरी बात को, पीछे नंबर आ रहा है भैया आपके दिख रहा है मुझे। भैया लिफ्ट को खींचती है मोटर, अगर लिफ्ट में मोटर ना हो तो लिफ्ट खींच पाएगी, नहीं खींच पाएगी। तो आदमी को क्या खींचता है, आदमी को खींचता है उसकी क्या, उसका पर्पस, कि वो क्यों भाग रहा है सुबह शाम। और जब 4 लोगों से आप मिलते हो ना, किसी गेस्ट को आप प्लान दिखाते हो, तो गेस्ट आपसे 2 सवाल करता है, खाली 2 सवाल करता है बंदा, 2 सवाल करेगा बंदा। 2 सवाल है, दूध का दूध पानी का पानी, ये पैसे नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये बकवासबाजी है, कोई सवाल नहीं है। वो आपको देख के 2 सवाल करता बंदा सामने वाला। पहला सवाल क्या करता है बंदा आपको देख के, क्या ये बंदा वेस्टिज में कामयाब हो पाएगा, सवाल नंबर 1। आपका चेहरा देख के, आपकी बॉडी देख के, आपकी बॉडी में विश्वास देख के, आपकी आंखों में चमक देख के वो अपने आप से अंदर ही अंदर सवाल पूछता है कि ये बंदा वेस्टिज में कामयाब हो पाएगा।
और 90% लोगों को जवाब पता क्या मिलता है? नहीं। क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका नॉलेज का लेवल सारा ऐसा है ही नहीं कि बंदे को लगे कि कभी कामयाब भी हो पाएगा। और जिसका पर्पस नहीं होता, वो पहले सवाल का जवाब उसका हमेशा ना आता, इसका पर्पस होता है, इसके बाद वजह होती है, उसके बोलने में, बात करने के तरीके में, उसकी आंखों में चमक दिखती है बंदे को, भैया पक्का ही कुछ करेगा यार जिंदगी में। बंदे को बेच देते हो अपने आप को। आप कंपनी को कोई नहीं खरीदता इस चीज को बाली साहब नहीं आते इस चीज बताने के लिए। बाली साहब भी कहते हैं सबसे पहले बंदा आपको खरीदता है। और सवाल नंबर 2, अगर ये बंदा कामयाब हो जाएगा तो क्या ये मेरी मदद करेगा कामयाब होने में? और जब अगर पहले सवाल का आप जवाब दे देते हो तो अगले सवाल का जवाब भी उसको हाँ मिल जाता है, और आप उसको बोलते भाई टेंशन मत ले, मैं भी कामयाब बनूंगा, तुझे भी कामयाब करूंगा, तभी लोग आप पे विश्वास करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं लोग तुम्हारी सुनते ही नहीं है। तो भाई बुरा मत मानना, तुमने जिंदगी में ऐसा कोई काम ही नहीं करा कि लोग तुम्हारी सुने। ये है तुम्हारी इमेज। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मीटिंग में, आज बोलना चाहूंगा, बहुत लोग मुझे बोलते हैं लोग मेरी सुनते नहीं है। भाई तू लायक ही नहीं सुनने के, तो क्या गलती तेरी? तो ऐसा बनाना अपने आपको कि लोग तेरी सुने। भैया को लीड करना आसान आसान काम है, 100 लोगों से ये काम करवाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, लीडर बनना पड़ेगा। और जो वेस्टिंग में लीडर है वही तो मोटा पैसा कमा रहा है आज। तो अगर लोग आपकी नहीं सुनते तो लोगों को सुनवाओ ना यार, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, क्या दिक्कत है? पहले लोग मेरी भी नहीं सुनते थे, मैंने किताबें पढ़ना शुरू करा, मैंने नॉलेज लेना शुरू करा, आज सब लोग मेरी सुनते हैं। और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल आएगा, क्योंकि आपके पास चेक भी नहीं होता स्टार्टिंग में। और मैं तो हर इंसान को यही बात बोलता था कि चेक नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद मेरे चेक आ जाएगा। और जिस इंसान ने वेस्टर्न अभी ज्वाइन किया, उसका पहले महीने का चेक 200 रुपए और पहले महीने का चेक 122 रुपए। इसका 1 साल के बाद 35,000 रुपए चेक है। 1 साल के बाद मेरा भी 30 से 35 का चेक होगा। या तो मुझे अभी ज्वाइन कर लो या 1 साल के बाद ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर। लेकिन ये मत बोलो कि 1 साल की तरक्की 1 महीने में आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, समय लगता है हर चीज के अंदर। और जब इस तरीके से आप सामने से बात करते हो, ये बात आप तभी कर पाओगे जब आपका पर्पस क्लियर होगा। शुरुआत से लेकर आज तक मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मेरे वजह से पूछा हूं, मेरे को पता था मुझे वेस्टिज क्यों करना है। और अगर आपकी बड़ी वजह होती है ना, बड़ी आपके बड़ा टारगेट होता है, तो कोई आप लोगों की ना का आप पे फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों की ना का। आप लोग तक कितना भी ना करते आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी धुन में चलोगे मार्केट के अंदर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं वेस्टिज में आया तो मैं सब लोगों से बातचीत करता था, लेकिन मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिलता था। जब वेस्टिज में मैं आया तो मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए, मुझे अगर 50,000 रुपए कमाने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो हर जगह से मुझे एक ही जवाब मिलता था कि मीटिंग में आओ। मैं उनसे पूछता था कि सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.5 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी एलओबी निकालनी पड़ेगी, कितनी मल्टीपल एलओबी निकालनी पड़ेगी, ये सब चीजें मुझे जब उनसे पूछता था तो मेरे को ढंग से आंसर नहीं मिलता था। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ ना सर, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, संतोष सर यहाँ पे होंगे। संतोष सर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर। सर एक बात बताइए, क्राउन पे 5 लाख रुपए कमाना कोई छोटी बात है? नहीं सर, बहुत बड़ी बात है। आप समझ पा रहे हो मैं आपको जो समझा रहा हूँ, मल्टीपल एलओबी कितनी निकालनी पड़ी होगी। यस सर, यस, मल्टीपल लोग, यस। तो संतोष सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने वेस्टिज शुरू किया था, मैं यूसुली तक के लेवल के बंदों को हमारा मार्केटिंग प्लान ढंग से समझ नहीं आता था। हमसे बड़े बता रहा हूँ, पूछो कि 10 लाख का चेक कैसे, वो नहीं बता पाएंगे। राइट। अगर आप पूछो, मुझे एक ही जवाब मिलता था कि जब मार्केटिंग प्लान मीटिंग में आओ, ये क्या जवाब हुआ? प्रॉपर कैलकुलेशन मुझे नहीं मिलती थी सर। तो सर मैंने बताऊं क्या करा, मैंने खुद से जिम्मेदारी ली और मैंने पूरा वेस्टिज के प्लान को चार्ट लिया सर, पूरा प्लान चार्ट लिया मैंने। और एक बात मैं मानता हूँ, आदमी चेक उतना ही कमाता है जहां तक वो कैलकुलेट कर पाता है। करेक्ट। उसका आय का नहीं कमाता सर, क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा। मान लो अगर आपको आगरा जाना है तो आप क्या करोगे? आपको पता 300 किलोमीटर का सफर है, तो 300 किलोमीटर के लिए बैकअप बना के चलोगे ना आप, कि कितना पेट्रोल लगेगा सब कुछ लगा के चलोगे ना।
और गूगल मैप ऑन कर दोगे आप, टक गूगल मैप बताता रहेगा कितना किलोमीटर बचा है, कौन सा कट काले, सब बता देगा आपको। तो क्या आपका चेक का गूगल मैप आपके पास है? नहीं है सर। 1 लाख कमाने के लिए क्या करना है, 2 लाख कमाने के लिए क्या करना है, 3 कमाने के लिए क्या करना है, 4 लाख कमाने के लिए मुझे क्या करना है, 5 लाख का चेक सर मेरा कैसे आएगा, इसके बारे में लोगों को प्रॉपर कैलकुलेशन में नॉलेज नहीं है। ये सबसे बड़ी वीकनेस थी सर। तो सर मैंने इस पे काम करा और मैंने अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया। मुझे कहते हैं एलओबी मशीन, मतलब बहुत स्ट्रांग बनाया अपनी कैलकुलेशन को। 1 लाख का चेक कैसे कमाते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 लाख का चेक, 3 लाख का चेक, 5 लाख का चेक कैसे कमाते हैं मैं आपको बताता हूँ। 10 लाख का चेक कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा सर। कहाँ कितनी कितनी डेप्थ में एलओबी निकालनी मैं बताऊंगा सर। सब कुछ एकदम टोटल चाट चुका हूं मैं। जब मैं बेस्ट में पहली पहली बार आया तो लोगों में एक जुनून था, लोग काम करते थे लेवल्स के लिए, लेवल निकाल दो, लेवल निकाल दो, सीसीडी कर लो, ये सब चीजें। हमने ट्रेंड को बदला। हमने कहा लेवल के पीछे नहीं भागेंगे, हम चेक के पीछे भागेंगे। तो हमने छोटे लेवल पे बड़ा चेक निकाला सब। और मेरा वेस्ट में डायमंड पे चेक था 2,65,000 रुपए का, बिना स्कीम फंड के। अगर स्कीम फंड होता तो 3.5 लाख का होता वो चेक। तो यही बात आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं मैं कि अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करिए सर। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है ना स्टार्टिंग से, डायरेक्टर करने के बाद तो जरूर मजबूत कीजिए। बराबर डायरेक्टर कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत कीजिए। बस कंपनी वीएलसी नाम की मीटिंग करती है। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है ना, तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे सर। आपको पता नहीं होगा मुझे कहां भागना। कितने पॉइंट आएंगे सब पता होना चाहिए आपको, वरना कैसे कमा पाओगे 1 लाख का चेक, मुझे बताओ आप। आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नॉलेज कैलकुलेशन की अपनी बढ़ाइए, अपने अप्लाइंग के साथ बैठिए, उनसे पूछिए। अगर ना आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक में मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बड़ा चेक आता है। बहुत पूरी इंडिया से मुझे लोग मिस करते हैं कि सर बता दो सर 1 लाख का चेक कैसे आता है, 2 लाख का चेक कैसे आता है, 1.5 लाख का चेक के लिए मैं कैसे कैलकुलेशन निकालूं, ये सब चीजें लोग जानना चाहते हैं। अब बहुत जल्दी मैं इस पे अपनी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं उसको यूट्यूब पर डालूंगा, अपने यूट्यूब चैनल में लॉन्च करूंगा, तो उसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारे वेरिएशंस बताऊंगा कि कैसे कैसे आप बड़ा चेक निकाल सकते हो। और सबके बारे में मैं आपको वहां पे नॉलेज देने वाला हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको नॉलेज दूंगा। जो आपको चाहिए मैं आपको वहां पे दूंगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इस बिजनेस में अपनाया, वो है सिस्टम को फॉलो करना। देखो सर एक बात आप जान लीजिए, जब मैंने वेस्टेज शुरू किया था तो मैं 10 लोगों के पीछे भागता था, 10 लोग काम करते थे। जैसे मैं भागना बंद करूं, लोग काम करना बंद कर देते थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है बे। और जब जब मैं भागता हूं तो लोग काम करते हैं, जैसे मेरा भागना बंद तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। और कब तक भाग पाऊंगा मैं, तो कब तक भाग पाओगे आप 10 20 50 की टीम बना लोगे, सब जगह आप भी भागते हो। जब तक आप भागोगे लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने भागना बंद कर दिया, लोग काम करना बंद कर दिया। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा कौन सा सिस्टम है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको मैं अप्लाई करूं और लोग हमेशा काम करें, चाहे मैं समय दूं या ना दूं, लोग हमेशा काम करें। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर आपने इसको अपना लिया तो आप काम करें, सर्विस दे या ना दे, आपकी टीम आपके बिना भी काम करेगी, मेरा वादा है आपसे। वो फॉर्मूला ये है, मुझे बात पूछनी है आपसे, मुझे एक बात जाननी भी है। जितनी भी लोग आज मीटिंग को सुन रहे हैं, 209 लोग इस मीटिंग के अंदर हो गए हैं, जितने आप आज सीरियस है, और जब आपने वेस्टी शुरू किया था, क्या उस टाइम पे आप इतने सीरियस थे? जस्ट चैट में लिख के बताओ मुझे। आप जितने आज सीरियस है, क्या उस टाइम पे उतने सीरियस थे? चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नो आ, लक्ष्मी जी का नो आ रहा है, गौरव जी का नो आ रहा है, मनीष भारद्वाज जी का नो आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इतने सीरियस नहीं थे, तो आज इतने सीरियस कैसे हो गए फिर? सवाल ये है, जब उतने सीरियस नहीं थे, आप सभी ने बोल दिया, तो आज इतने सीरियस कैसे हो गए? क्योंकि आपको सीरियस करने की पॉलिसी, सीरियस करने के प्रोसीजर से निकाला गया है। अब वो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं।
दो सर। सर आप कहाँ के रहने वाले संतोष सर? यूपी, यूपी से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बड़े से भाई भाई बात कर रहे हैं, मैं भी यूपी से हूँ सर। तो संतोष सर जी। एक बात बताइए, यूपी में कभी हमने आलू नान खाया है आपने? दिल्ली में आलू नान दिल्ली में, यूपी में कहीं पे भी आलू नान? खाया है? यस सर। लच्छा नान खाया है? हाँ खाया है। और गोभी नान? गोभी नहीं खाया। नहीं खाया। पनीर नान तो खाया होगा? यस यस। तो जब पनीर नान बनता है तो कैसे बनता है सर? उसमें आटे में पनीर लगा के और मतलब उसको आटा तंदूर। लेते हैं, ध्यान से यस सुनना मेरी बात को सारे, आटा लेते हैं, यस सर। ऊपर से क्या करते हैं? फिर उसमें पनीर पनीर लगाते हैं पनीर ये अंदर बन। डालते हैं उसके, है ना? यस फिर यस। उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसको तंदूर में डालते हैं। उसको ऐसे करता है वो बंदा, देखा होगा आपने, ऐसे करता है, यस जब हम मारते हैं ऐसे करता है, और कपड़े में डालता है, सीधा कहाँ चिपकाता है? अंदर। तंदूर में। तो तंदूर में क्यों डालता है, दीवार पे क्यों नहीं चिपकाता वो? तंदूर गर्म होता है। दूसरा दीवार गर्म नहीं होती? तो दीवार में तो गर्म होती है, तंदूर में क्यों चिपकाता है? हाँ दीवार में सर। सब उपले पक जाते हैं दीवार में, पता है आपको? तंदूर में, मतलब तंदूर में क्यों डालते हैं उसको? और कभी आप देख रहे हैं जब उसको तंदूर में वो बंदा डालता है ना, उसका काम खत्म हो जाता है सर, ठीक है? यस ये काम किसका चालू होता है? तंदूर का। वो पिल प्लासा आटा भाई साहब जब वो निकालता 10 सेकंड के बाद पक के निकलता कड़क, देखा आपने? यस सर। यस और मक्खन लगाते हैं, सारे खा जाते हैं, है ना? ये तो है। तो सिस्टम भी आपकी टीम में यही काम करता है। जब मैंने वेस्टिज शुरू किया सर, देखो हमारे साथ वेस्टिज में क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम नए नए वेस्टिज में आए थे ना, तो हमारे साथ क्या हुआ सर, आप याद रखना ये बात। जब हमने नए नए वेस्टिज ज्वाइन करा, हमारा अपलाइन ने हमको पकड़ा, हम तो लोई थे आटे की, है ना? और अपलाइन ने पकड़ा, ऐसे करा जनाबे, ऐसे करा टक 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 टक, ठीक है? और सीधा फर्स्ट तंदूर में चिपकाया। पहला तंदूर कौन था? हमारा अपलाइन। अपलाइन में चिपका दिया। हम थोड़े से पक गए अपलाइन में, क्योंकि जब भी आप किसी को मिलो ना, किसी को वेस्टिज ज्वाइन करवाओ, आप सबको याद होगा जब मैंने पहली बार वेस्टिज ज्वाइन किया था, सबसे पहले मुझे मेरा अपलाइन ने मेरे अपने सीनियर से मिलवाया जिनका वेस्टिज में चेक आता था। और जब मैंने उनका चेक को देखा, मैं थोड़ा पक गया। मैं कहा भाई पैसा तो आता है यहाँ पर यार। अगला तंदूर तभी उसी वक्त फटाफट पकड़ो, सही रहो, फटाफट ऐसे मारा उसको, लोई बनाई, पराठा बनाया और फट से चुपका दिया सीएनटी मीटिंग में। कहा चुपका दिया? और सीएनटी मीटिंग होती है दिल्ली में एनडी तिवारी भवन में, पता होगा आपको? यस सर। यस और इतनी भीड़ आती थी वहां पे सर, याद है आपको? इतनी यस सर। भीड़ आती थी, बंदा आके पागल हो जाता था कि भाई कौन जाएगा अंदर इतनी भीड़ में। और जब स्टेज पे राजू गुप्ता जी सारे लोग आते थे, मैं कहा यार ये बताओ, इन जैसे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, हमको तो जहर खा लेना चाहिए फिर। और जब मैं उस तंदूर में आया, मैंने इतने लोगों को देखा तो मैं और पक गया सीएनटी नाम के तंदूर से। लास्ट तंदूर, उसको इधर हाँ जी, 200 में निकालो, 200 में किस बात के? आपको तंदूर में चिपकाना ना आखिरी वाले में। तो एक तंदूर चलता है प्यारा भवन में, महीने में एक दिन, उससे 200 में लिया, पकड़ा, एकदम से इवेंट के अंदर डाल दिया। जो स्पीकर स्टेज पे आया वो भट्टी चालू करके बैठा है, और ये 3 घंटे गैस का तपाते हैं, और बाहर निकलता है आम आदमी बन के निकलता है, फिर वो क्राउन एक्टर बन के निकलता है फिर, हाँ ना? यस सर। यस और सर। सर हमारे साथ भी तो ऐसी हुआ है, करेक्ट। हमारे साथ भी ऐसी हुआ है सर। हमें पहले सीनियर से मिलवाया गया था, हम भी सीरियस नहीं थे, फिर हमें सीएनटी में लाया गया, हमें थोड़ा विश्वास बढ़ा, फाइनली तंदूर में डाला, सबसे खतरनाक तंदूर एसबीसी। दास अगर 3 दिन रह लिया फिर तो बात ही खत्म होगी सारी। और हम भी बड़े चंट निकले, हमने जब खुद तंदूर में आ गए ना, तो हमने खुद के तंदूर बना दिए और सबको तंदूर में डालना शुरू कर दिया, हाँ या ना? यस। और कभी ध्यान से देखो सर,
जितने भी टॉप के अप्लाई है ना वेस्टेज के, टॉप के बंदे वेस्टेज के, सब तंदूर खोल के बैठे हैं। किसी का 1000 लोगों का तंदूर, किसी के 2000 लोगों का वेस्टेज तंदूर, खुद तंदूर खोल के बैठी 1000 लोगों का, हर 3 महीने में से अवार्ड फंक्शन। ये क्या है? ये लोगों का विश्वास जीतने की कला है। इसको समझो सर, आप मेरी बात को। आपकी टीम में अगर 100 लोगों की आपकी टीम है और जूम मीटिंग में सक्सेस सेमिनार, जो जूम मीटिंग अभी हो रही है ऐसे, इसमें मात्र 10 लोग ही आते हैं, क्योंकि ये भी तंदूर खोल के बैठे हैं सर, इसमें मात्र 10 लोग ही आते हैं। तो आपकी 100 लोगों की टीम नहीं है, आपकी 10 लोगों की टीम है, ध्यान रखना मेरी बात को। और लिस्ट बनाओ 100 लोगों की, और देखो कि जो लोग आज एक्टिव है ना आपकी टीम में, ये वही लोग हैं जिनके साथ आपने ये तीनों काम करे हैं। बाकियों के साथ करे ही नहीं, क्यों? तभी वो एक्टिव भी नहीं है आज। ध्यान से देखना मेरी बात को। जिनको आपने प्रॉपर अपने अप्लायंस से मिलवाया, प्रॉपर अपने सीएनटी में लेके गए, प्रॉपर सक्सेस सेमिनार में लेके गए, प्रॉपर एसबीसी दिलवाई, सब कुछ प्रॉपर करवाया, टाइम टू टाइम करवाया, तो वो आज सक्सेसफुल है, वो आज सीरियस है, बाकी सब डेड है। किसी को आपने वैसे ज्वाइन करवाया 1 तारीख को, कॉल करते हो 7 तारीख को, सर मर चुका होगा वो तब तक। मेरी बात समझ लो आप। जब मैंने ये करना शुरू करा, मेरे को तंदूर की पावर समझ में आ गई कि सब कुछ काम तंदूर में रखा है। तो मैंने 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को करते करते मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में मेरी टीम से लगभग 3500 लोग, 3500 लोगों को मैं हर महीने तंदूर में चिपकाता था। और आज भी जूम सेशन की बात कर रहा हूं, आज भी हर महीने हर दिन में हम कम से कम 2500 लोगों को जूम मीटिंग से कनेक्ट करवाते हैं। ये है तंदूर की पावर जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मुझे खेल समझ में आ गया कि सारा खेल तंदूर का है भाई। कुछ नहीं करना, लोगों को सिस्टम में डालते हो जो कंपनी ने बनाया है, बाकी चुपचाप बैठे रहो, अपना सिस्टम अपने आप ही काम कर देगा। मेरी बात को समझो आप। तो मैंने इस फिलॉसफी को अपनाया और आज मैं बहुत कामयाब बना। 4th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संतोष सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो? दोनों मल्टी? यस सर। चलो, अच्छा कभी आपने अंडा खाया? अंडा खाया है। अंडा कैसा होता है? गोल सा होता है। वो सिखाने का विषय है, गोल सा अंडा होता है। हाँ, गोल सा होता है। यस सर। तो मान लो अगर आपको ऑमलेट खाना हो, तो अंडे को कैसे फोड़ोगे तवे पे? अंडे को लेंगे और जो भी स्पून है या किसी उससे चम्मच से टक करके हो जाएगा, ठीक है? और कोई तरीका अंडे को फोड़ने का? और कोई तरीका तो नहीं है सर। और कोई तो होगा, चाकू से फोड़ दो। चाकू या चम्मच। हाँ बिल्कुल। मैं एनडी तिवारी भवन गया था एक बार सक्सेस सेमिनार लेने के लिए, सिद्धार्थ ने बुलाया था मुझे। तो वहां मैंने सवाल पूछा, मैं अंडा कैसे फोड़ेंगे? एक आदमी गुस्से में बैठा हुआ था, वो कह रहा अंडे को कुचल दो। कह रहा अंडे को कुचल दो ऐसे तो फोड़ने के तरीके हैं। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, अंडे को कुचल भी दोगे, अंडे का ऑमलेट बना लोगे, एक बार तो अंडे को खा लोगे, फिर दोबारा अंडे के लिए क्या करोगे? फिर नए अंडे लेके आओगे? कह रहा हाँ यार बात तो ठीक है। मैं कहा फिर अंडे का मकान कैसे बनेगा आपका? और सर मैं आपको बात बता दूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं मेरी मीटिंग को, देखो सर अंडा अंडा नहीं होता है। अंडा अंडा नहीं, अंडे के अंदर जान है, अंडे के अंदर लीडर है आपका, वो आपका लीडर है उसके अंदर। तो कभी भी अंडे को चम्मच से मत फोड़ना, हमेशा अंडे को लेना और डालना मुर्गी के नीचे। कहां पर? किसके नीचे? मुर्गी के। और मुर्गी अपने कार्यक्रम चालू करेगी, 20 दिन 21 दिन बाद अंडा फटेगा। कहां से? अंदर से। तो क्या निकलेगा सर? चूजा नहीं, क्राउन डेक्टर कहते हैं उसको सर। क्राउन डेक्टर निकलेगा अंदर से। करेक्ट। इस बात को समझो आप, इसको कहते हैं हैचिंग थेरेपी। आपको अगर लगे कि आपकी टीम में ये बंदा बहुत बढ़िया है और ये आगे जाकर लीडर बन सकता है, उसको पकड़ लो। ध्यान रखना, हर गधा किसी घोड़े को जानता है। आपने किसी गधे को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है? गधा घोड़े को जानता है, गधे को बाप बनाना पड़ता, पता है कहावत तो पता होगी, गधे को बाप बनाना पड़ता है। उसको पकड़ लो भाई, लिंक दे दे यार, रेफरेंस दे दे।
उसे रेफरेंस ले लिए, फिर गधा मिल गया, फिर गधा, फिर मिला घोड़ा, घोड़े को रख लो, फिर गधा, फिर गधा, फिर घोड़ा, घोड़े को रख लो। इस तरह के छांटो लोगों को, और जो आपको घोड़ा मिले ना उसको 21 दिन तक अपने साथ रखो, उसको वो सारी कला सिखाओ जो आपके अंदर है, प्लान देना, मीटिंग देना, फॉलोअप करना, जो आपके अंदर स्किल्स है ना वो सारी स्किल्स उसको सिखा दो। और जिस दिन वो स्किल सीख लेगा बढ़िया सी, जिस दिन वो सक्सेसफुल बन जाएगा, स्किल सीख लेगा, 21 से 22-25 दिन के बाद उसको छोड़ दो, क्या होगा पता है? वो खुद क्राउन बन जाएगा सर। मैंने अपनी टीम में सर यही किया है। मेरी बहन को ना एक बंदा मेहंदी लगाने के लिए आया था शादी में मेरी बहन की, हमने उनको पकड़ा, मैंने उसको प्लान दिखाया, वो लीडर था सर, 17 साल से मेहंदी लगाता था, वो लीडर था। मैंने वेस्टी ज्वाइन करवा दिया, 21 दिन तक मैंने उसको सिखाया, और आज वो बंदा वेस्टी में महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, 8.5 लाख की गाड़ी है उसके पास, मेहंदी लगाने का छोड़ चुका है वो। एक दोस्त था मेरा धर्मेंद्र कुमार नाम से, धर्मेंद्र जी, वेस्टिज किया और जॉब करते 18,000 रुपए की जॉब का भूत था, जॉब का भूत निकाला, वेस्टिज में ज्वाइन करा, 21 दिन सपोर्ट करा, और आज महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए है और 12.5 लाख की गाड़ी है उनके पास। एक दिनेश कदम नाम का लड़का, उसको ज्वाइन करवाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत ताकत सिखाया, सब कुछ कर करके 21 दिन तपाया, और आज लीडर का राउंड लेकर 3.5 लाख का चाहिए। और आपको करने क्या है, आपको 6 लीडर ढूंढने ना, भीड़ को क्यों ज्वाइन करवाते हो? मात्र 6 अच्छे लीडर चाहिए आपको, और 6 बढ़िया बढ़िया लीडर आपकी टीम में आ गए, उनको आपने क्राउन बना दिया, भाई साहब ऑटोमेटिक 10 लाख रुपए आएंगे आपके पास। और 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने अपनी नॉलेज पे बड़ा ध्यान दिया है सर, मैंने अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाया, बहुत नॉलेज बढ़ाई है मैंने अपनी बिजनेस को, किताबें बहुत पढ़ी है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो आपकी 50,000 रुपए की नॉलेज है, अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो आपकी 1 लाख की नॉलेज है, 2 लाख कमाते हैं 2 लाख की नॉलेज। जैसे जैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपके नॉलेज के लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, हमेशा नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाओगे सर पैसा नहीं आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट क्या था मेरा, पर्पस क्लियर कीजिए, वजह ढूंढिए, बैठ के अभी मीटिंग खत्म होती लिखिए कि मेरा पर्पस क्या है, उसको दीवार पे चिपका दीजिए बढ़िया तरीके से कि ये है मेरा पर्पस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन पक्की कीजिए, समझ ना आए, इंस्टाग्राम पे मैं हूं, फेसबुक पे मैं आजकल बड़ा लाइव रहता हूं, आप मुझे वहां फॉलो कीजिए, मैं आपको सब जानकारी वहां दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, तंदूर को समझिए, तंदूर थेरेपी क्या है। फोर्थ, अंडा, कौन सा लीडर बढ़िया है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज इज ए बेस ऑफ योर इनकम, नॉलेज जितनी होगी उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा। ये था पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल आपकी मेरी तरफ से आपके लिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू संतोष। थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी टीम के तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर। आप ऐसे बोल रहे थे, थैंक यू बोल लीजिएगा। यस सर, यस यस अशोक सर, ग्रेट, सभी लोएस को थैंक यू सो मच। और सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे नहीं आप मोबाइल में बोल रहे। जिस तरीके की आप एनर्जी, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी में आप इसी की बात मैं पहले कर रहा था कि काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर जो है ऐसे लगता है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऐसे लग रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मेरे सामने से बता रहे। राइट, तो बहुत ही शानदार जानकारी थी आपने, बेसिक्स पॉइंट बताए कि किस किस चीजों को हम फॉलो करें और अपनी टीम में फॉलो कराएं, तो हमें खुद ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अगर हमने 6 लोगों को जो सारी स्ट्रेटजी आपने सारी थेरेपी के बारे में बताया, हमें अंडे के बारे में, ऑमलेट के बारे में और तंदूर में चिपकाने के बारे में, तो वो बहुत सारी है, लेकिन मैंने कुछ बता दिया आपको। ये थेरेपी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं पूरी इंटायर टीम में भी ये थेरेपी फॉलो कराऊंगा, जैसे हमारी कंपनी सीएनटी कराती है थेरेपी, तो मैं आफ्टर दैट ये थेरेपी जरूर फॉलो कराऊंगा। सो नाउ मेरी ग्रेट मेंटोर अशोक सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सभी से, और आपकी हैंड रेजिंग के बीच में मैं सर को बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज अगर अशोक सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज, नाउ इट्स योर टाइम सर। अशोक सर अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है? यस सर, बिल्कुल। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? क्योंकि मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी। अशोक सर आ रही है जी, तरुण सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और
और पूरा जैसा कि संतोष जी ने कहा कि भाई एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब जो आपने जो सब मतलब आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहा। पूरे शुरू से लेके एंड तक एक एनर्जी का ऐसा बहाव, मतलब रोंगटे खड़े हुए सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद सर। देखिए वेस्टीज एक फैमिली है, मुझे लगा कि आपने इतनी बड़ी तरक्की करी है तो मैं आप पे मेरी नजर पहले से ही थी। जब आप लोग विनय को भी बुलाया था मैंने, विनय जी सबसे पहले हमारे यहाँ सेकंड नंबर पे मैंने विनय जी को ही बुलाया था। तो विनय जी ने बताया था पूरी टीम के बारे में, पर मैंने धीरे धीरे कॉल किया। और सबसे बड़ा थैंक यू भाई, रियली तहे दिल से आपका धन्यवाद। आज बहुत सारी 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदली और आपने केयर भी करा लोगों का, कि आपने इंतजार किया लोगों का। बल्कि हमने लोगों को ये सिखाया हुआ है कि भाई इंतजार नहीं करना, देखिए आप सीख लो तो आप दुनिया को सिखा लोगे, लेकिन फिर भी आपने इंतजार किया कि लोगों को आ जाने दो, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। शब्दों से ही बदलाव होता है, बहुत कुछ अगर लोग सुनकर उसे जीवन में अप्लाई कर लें, लेकिन खाली मजे लेके चले गए तो भाई जिंदगी तो मजे लेने से सर, बदलनी नहीं है। अभी आप मजे की बात कर रहे हो तो मजे लेना भी रिस्क पड़ जाएगा। अभी टाइम कहाँ है मजे लेने का, अब तो व्यवस्थित करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू तरुण भाई बस मैं थैंक यू सो मच ही, यही शब्द है मेरे लिए, और आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं और